Hello students. So in today's class we will talk about the characteristics of photoelectric effect. Okay. In the previous class we have discussed what the photoelectric effect is and what is the photoelectric equation. तो आज हम उनके characteristics के बारे में learn करते हैं. Okay. So सबसे पहले we have to learn how to draw this circuit diagram. तो पहले circuit diagram को समझना बहुत ज़रूरी है. The very first thing that we require is an evacuated glass tube. What the first thing we require? Evacuated glass tube. Okay, so this is evacuated glass tube. What is the meaning of evacuated? There is a vacuum. matlab air molecules will be absent. Q that we will discuss later. But remember this tube must be an evacuated glass tube. Okay, यहाँ पे ये एक विंडो लगी हुई है. So this is a glass window. ओके और इस ट्यूब के अंदर देर विल बी टू मेटल प्लेट्स. ओके, ये होगी एमिटर प्लेट जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और ये होगी कलेक्टर प्लेट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होंगे. यू आर गेटिंग. सो फर्स्ट थिंग इज इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, सेकेंड थिंग इज विंडो, थर्ड टू इलेक्ट्रोड्स. एमिटर का काम है इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना, सो इट इज ऑल्सो नोन एज कैथोड. कलेक्टर का काम है इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करना, सो इट इज ऑल्सो नोन एज एनोड. इज दिस क्लियर एवरीवन? यस. ओके, इस ट्यूब के अंदर क्या है? वैक्यूम है. ओके, अब ये विंडो का फंक्शन क्या है? तो वी रिक्वायर अ मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट. व्हाट डू यू मीन बाय मोनोक्रोमा? मोनोक्रोमा का मतलब होता है लाइट हैविंग अ सिंगल वैल्यू ऑफ वेवलेंथ. एग्जाम्पल के तौर पे यू कैन टेक अ लेजर. यू आर गेटिंग. देर इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ पॉलीक्रोमैटिक. यू कैन से पॉलीक्रोमा क्या होता है? तो पॉली का मतलब होता है मेनी. ओके, तो पॉलीक्रोमा होता है मेनी वेवलेंथ वाली लाइट. ओके, सो पॉलीक्रोमैटिक, पॉली का मतलब होता है मेनी वेवलेंथ. इज दिस क्लियर? ओके, एंड मोनोक्रोमा का मतलब होता है अ सिंगल वेवलेंथ. इज दिस क्लियर? ओके, सो लाइट हैविंग अ सिंगल वेवलेंथ लाइक लेजर इज अ मोनोक्रोमैटिक लाइट. तो यहाँ पे हमने एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स को प्लेस किया है. अब होगा क्या कि यहाँ से लाइट एंटर करेगी थ्रू द विंडो एंड इट विल फॉल ऑन दिस इलेक्ट्रोड. ओके, और इस आने वाले फोटोन की एनर्जी होती है E विच इज गिवन बाय व्हाट? एच न्यू. अगर ये एनर्जी किससे ज़्यादा हो? मेटल के वर्क फंक्शन से. तो एमिटर का जो वर्क फंक्शन है वो हम किससे डिनोट कर रहे हैं? फाई नॉट से. बात आ रही है समझ में? और ये आने वाले लाइट की जो एनर्जी है वो उस फाई नॉट से ज़्यादा होना ज़रूरी है, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं उन्हें हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स. अब इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या होता है? माइनस. तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहेंगे? प्लस की ओर. तो इसीलिए हमें इस कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज डिपॉजिट करना है? प्लस. तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक्सेलरेट होंगे. अब अगर ये इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर की ओर जाते हैं तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो होगा और उस करंट को मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे प्लेस किया है माइक्रो एमीटर. ओके, माइक्रो का मतलब क्या है? करंट विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -6. मतलब एक काफी कम वैल्यू ऑफ करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगी. और एक बात ध्यान रहे कि करंट मीटर जो है वो हमेशा सीरीज में लगेगा. यू आर गेटिंग. अब देखिए, एमीटर एंड कलेक्टर के बीच में हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया है. सो दिस इज अ वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर हमेशा कैसे लगता है? पैरेलल में. तो करंट मीटर हमेशा कैसे लगेगा? सीरीज में. वोल्ट मीटर कैसे लगेगा? पैरेलल में, अक्रॉस एमीटर एंड कलेक्टर. इस वोल्ट मीटर का काम ये है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस. किसके बीच में? एमीटर एंड कलेक्टर के बीच में. ओके, तो हमने ये ग्लास ट्यूब के सारे कंपोनेंट्स देख लिए, हमने करंट मीटर का रोल देख लिया और हमने वोल्ट मीटर का भी रोल देख लिया. ओके, अब नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर बढ़ते हैं. ओके, यहाँ से अगर हम ये वाइपर ड्रॉ करें तो इसे हम कहेंगे रिहोस्टैट RH. इस एरो को टू एंड फ्रो घुमा के आप क्या कर सकते हैं? रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं एंड ड्यू टू द चेंज इन द रेजिस्टेंस वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस विल ऑल्सो चेंज. यू आर गेटिंग. नाउ सबसे एंडिंग में यहाँ पे आई रिक्वायर अ पावर सप्लाई. ओके, सो व्हाट वी रिक्वायर अ पावर सप्लाई. ओके, पावर सप्लाई का ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल. ओके, सो दिस इज द पावर सप्लाई. ओके, यहाँ पे देखो, अगर आप नोटिस करो तो मैंने गैप दिखाई है, तो यहाँ पे एक जंपर कनेक्शन होगा. मतलब ये वर्टिकल वायर और हॉरिजॉन्टल वायर इज नॉट कनेक्टेड. यहाँ पे हम 4 पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं.
Okay, these are the 4 points and you can see that there are 4 gaps produced here. Okay, इस गैप को हमने नाम दिया K1, इस गैप को हमने नाम दिया K2, इस गैप को हमने नाम दिया K3 और इस गैप को हमने नाम दिया है K4। तो यहाँ पे 4 K हमने ड्रॉ किए हुए हैं। ओके, K स्टैंड्स फॉर की, K स्टैंड्स फॉर व्हाट, की। कितने कीज हैं हमारे पास? 4। सो दिस इज नोन एज अ 4-वे की। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज 4-वे की। उसका रोल क्या है दैट ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन। ओके, so I hope the circuit diagram is clear for you all. Pakka? Now, if the circuit diagram is clear for everyone, we can learn the effect of this 4-way key. ये 4-way key क्या काम करती है वो समझ लेते हैं। देखिए, 4 गैप्स को बंद करने के लिए हमें यूजुअली 4 कीज की जरूरत होगी, बट दे विल प्रोवाइड अस ओनली 2 कीज। तो सपोज फर्स्ट की को हमने इस गैप में फिल कर दिया तो ये कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो ये कनेक्शन यहाँ पे बन गया। अब सेकेंड की को आप कहाँ पे प्लेस करोगे? यू कैन नॉट प्लेस इन द एडजेसेंट गैप, यू हैव टू प्लेस इट इन द अपोजिट गैप। ओके, तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि K1 एंड K3 जो है ना, उन दोनों कीज को हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे हमने उन दोनों कीज को क्लोज कर दिया। ओके, जब इन दोनों कीज को क्लोज करते हैं तो देखिए क्या हुआ। देखिए, ये पॉजिटिव से जो वायर निकली है K1 को क्रॉस करते हुए लाइक दिस, ओके, एरोस की ओर ध्यान दीजिए, कहाँ पे कनेक्ट हो रही है? कलेक्टर की ओर। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि इस कॉन्फ़िगरेशन में जो कलेक्टर है उस पर कौन सा चार्ज डिपॉजिट होगा? पॉजिटिव। ओके, नेगेटिव से निकली हुई वायर मारा जंप, ओके, एंड फिर K3 से होते हुए किसकी ओर जा रही है? एमीटर की ओर। तो इस केस में एमीटर पे कौन सा चार्ज डिपॉजिट होगा? तो एमीटर पे डिपॉजिट होगा नेगेटिव चार्ज। तो दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर यू ऑल। ओके, हमने कौन से 2 कीज को यहाँ पे क्लोज किया है? K1 एंड K3। तो जब K1 एंड K3 को क्लोज करोगे, दिस विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस प्लेट विल हैव अ नेगेटिव चार्ज। यू आर गेटिंग? ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल सिलेक्ट सम अदर कलर, ओके, एंड लेट्स ऑपरेट। सपोज अगर हम इन कीज को रिवर्स कर देते हैं, मतलब अगर मैंने इस की को यहाँ पे क्लोज कर दिया ऐसे और ऐसे। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि प्रीवियस वाले 2 कनेक्शंस को यहाँ से निकाल देना है। तो प्रीवियस 2 कनेक्शंस को तो हमने यहाँ से निकाल दिया, ओके, और ये नए कनेक्शंस हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिए, राइट। तो अब हमारा कनेक्शन कुछ ऐसा है कि K2 एंड उसके अपोजिट वाला K4, ये दोनों कीज क्या हुए हैं? क्लोज हुए हैं। अब जब ये दोनों कीज क्लोज हुए हैं तो देखते हैं कनेक्शन कैसे बन रहा है। देखिए, नेगेटिव से निकली हुई वायर मारा जंप अब कहाँ से पास हो रही है? K4 से, और फिर इस रास्ते गुजरते हुए किसके साथ आ रही है? कलेक्टर के पास आ रही है। तो अब कलेक्टर पे कौन सा चार्ज आया? माइनस। सो इन दिस केस कलेक्टर विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज। देखो, पहले पॉजिटिव था, इस कॉम्बिनेशन में नेगेटिव हुआ। पॉजिटिव से निकली हुई वायर K2 से गुजरते हुए किसकी ओर जा रही है? एमीटर की ओर। तो इस कॉम्बिनेशन में एमीटर जो है उस पर कौन सा चार्ज डिपॉजिट होगा? पॉजिटिव। ओके, सो दिस इज द रोल ऑफ 4-वे की। मतलब बैटरी को यहाँ पे स्वैप करने की या चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब सिंपली इन 4-वे कीज की पोजीशन को ऑल्टर करो तो पोलैरिटी ऑफ एमीटर एंड कलेक्टर विल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू वन अनदर। ओके, आई होप द एंटायर सर्किट डायग्राम इज क्लियर फॉर यू ऑल। पक्का? नाउ we will move on to the characteristics of photoelectric effect. Okay, तो वन बाय वन इन characteristics को समझ लेते हैं ये exactly है क्या। ओके, सो सबसे पहले जो हमें डिस्कस करना है वो है इफेक्ट ऑफ व्हाट? दैट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ओके, तो आप देख सकते हैं 2 एक्सिस हमने ड्रॉ किए हैं। दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम ड्रॉ करेंगे फ्रीक्वेंसी, व्हाट वी हैव टू ड्रॉ ऑन एक्स एक्सिस? फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सो आई विल सिंपली ड्रॉ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट हियर। यू आर गेटिंग? अब सबसे पहले आप रिकॉल करो द फॉर्मूला फॉर द एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय एच न्यू, बराबर। एच तो कांस्टेंट है एंड ई एंड न्यू कैसे प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली। मतलब जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ा देंगे तो एनर्जी की वैल्यू क्या होते जाएगी? बढ़ते जाएगी। और एमिशन कब मुमकिन है? एमिशन तभी मुमकिन होगा जब ये एनर्जी किससे ज़्यादा होगी? वर्क फंक्शन से। बात आ रही है समझ में? ओके, हम अज्यूम करते हैं, आई एम अज्यूमिंग दैट द वर्क फंक्शन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यू आर गेटिंग? अब सबसे पहले समझ लो, मान लो कि हमने न्यू की वैल्यू 0 रखी है। अब अगर न्यू की वैल्यू 0 है तो ऑफकोर्स एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0।
तो क्या ये वर्क फंक्शन से ज़्यादा है? नहीं। और अगर ये ज़्यादा नहीं है तो करंट विल बी ज़ीरो। मतलब इस कंडीशन में जब फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है तो करंट क्या होगा? ज़ीरो। अब धीरे धीरे हम इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे, तो जैसे जैसे मैं इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा एनर्जी की वैल्यू भी क्या होते जाएगी? बढ़ते जाएगी। मतलब ये ज़ीरो है, फिर 0.5 बनी सपोज, फिर 1 बनी, फिर 1.5 बनी एंड सो ऑन। लेकिन जब तक ये 2 से कम है क्या हमें कोई करंट मिलने वाला है? नहीं। सो यू विल गेट ऑलमोस्ट ज़ीरो करंट, यू विल गेट ऑलमोस्ट ज़ीरो करंट। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे फोटोन की जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अब ये किसके बराबर हो चुकी है? वर्क फंक्शन। ओके, तो ये वो पॉइंट है जहां पे फोटोन की एनर्जी किसके साथ मैच कर रही है? वर्क फंक्शन के साथ। अब यहां पे इसके एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा h इंटू न्यू नॉट। समझ में आया? तो जिस फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी की वैल्यू किससे मैच हो रही है? थ्रेशोल्ड से, उस करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को हमने नाम दिया है न्यू नॉट, जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जिसे क्या कहेंगे बच्चों? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो जाती है तो ऑफ कोर्स एनर्जी ऑफ फोटोन की वैल्यू किससे ज़्यादा होगी? वर्क फंक्शन से। एंड डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ करंट। सो करंट विल हैव सम नॉन जीरो वैल्यू। दैट मीन्स बियॉन्ड दिस यू विल गेट दिस काइंड ऑफ वेरिएशन। ओके, अब करंट की वैल्यू क्या होते जाएगी? बढ़ते ही जाएगी। बात आ रही है समझ में? ओके, तो इस ग्राफ से हमने ये लर्न किया कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल इफ फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन व्हाट? थ्रेशोल्ड। ओके, अगर इसकी वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो एमिशन पॉसिबल नहीं है। अगर वेवलेंथ की टर्म्स में बात करें तो लैम्बडा शुड बी लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कैसा रिलेशन होता है बच्चों? इनवर्स। अब ये करते वक्त हमने दो बातें कांस्टेंट रखी थी। नंबर 1 इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड नंबर 2 अ पोटेंशियल डिफरेंस। सो इन दो पॉइंट्स को हमें क्या रखना है? इन दो पॉइंट्स को हमें रखना है कांस्टेंट। इज दिस क्लियर? ओके, जस्ट take a look at this slide for a minute and then we will move on to the second category. Yeah, hope this is clear for you all. Great. Now we will move on to the next category जिसमें हमें डिस्कस करना है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y एक्सिस पे फिर से हम ड्रॉ करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन x एक्सिस पे हम ड्रॉ करेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके, अगर इंटेंसिटी की मैं बात करूँ ना तो देखो ये हमारा एक फोटो सेल है इन अ सिंपल वे। ओके, ये हमारा एमिटर प्लेट और ये हमारा कलेक्टर प्लेट। ओके, एमिटर को यूजुअली हम माइनस में रखते हैं एंड कलेक्टर को यूजुअली प्लस में रखते हैं। सही बात है। यहाँ पे हमने क्या लगाया है? एक सोर्स। ओके, हम इस सोर्स के इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं जिसको हम किसी एक्सटर्नल पावर सप्लाई से कंट्रोल करेंगे, जैसे हमारे घरों में ट्यूबलाइट होती है। इज दिस क्लियर? ओके, तो इस सोर्स की इंटेंसिटी हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट की है और यहां से आने वाला जो करंट है वो हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है। ये करते वक्त जो फोटोन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी किससे ज़्यादा होना ज़रूरी है? थ्रेशोल्ड से। यू आर गेटिंग? ओके, फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो किससे ज़्यादा होना ज़रूरी है? थ्रेशोल्ड से। सेकेंडली, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे भी हमें क्या रखना है? कांस्टेंट। तो इस कंडीशन में हमने इन दो पैरामीटर्स को क्या रख दिया है? कांस्टेंट। Okay, and they found that the graph is a straight line in this case. How the graph is, everyone? It is the straight line in this case. Just a minute. Okay, let me clear this part. Okay, and just have a okay, yeah. So they found that the graph is a straight line graph. ओके, एंड दिस ग्राफ इज पासिंग थ्रू व्हाट? इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ग्राफ कहाँ से पास हो रहा है? ग्राफ इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है इसका मतलब करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। यू आर गेटिंग? ओके, एंड दिस प्रोसेस इज और द इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस। Okay, how the effect is? It is instantaneous. What is the meaning of instantaneous? देखिए ये मेटल की प्लेट है। ओके, इस पे कौन आके स्ट्राइक करेगा? फोटोन। और यहां से कौन रिलीज होगा? इलेक्ट्रॉन। ओके, फोटोन का आना और इलेक्ट्रॉन का बाहर जाना, इसमें जो टाइम लैग होगा डेल्टा टी विल टेंड्स टू जीरो। ओके, मतलब क्विक, यहां से फोटोन आया और वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर। Such process is known as instantaneous process. Such process is known as what? Instantaneous process. Is this clear? So I hope you students are clear with effect 1 and effect 2. Great.
Now in the next slide we will discuss about the effect of potential difference for a fixed frequency but different intensity. ओके फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है, हमें फिक्स रखनी है, लेकिन इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट. ओके तो फिर से एक बार क्या करेंगे, वी विल प्लॉट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट अलोंग वाई एक्सिस बट द पॉजिटिव पोटेंशियल ओवर हियर एंड नेगेटिव पोटेंशियल ओवर हियर. ओके सबसे पहले मैंने क्या किया कि फोटोन की फ्रीक्वेंसी को सेट कर दिया, किससे ज़्यादा, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा. ओके सो फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो किससे ज़्यादा हो गई है, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो गई है. इज दिस क्लियर? ओके जो मैंडेटरी कंडीशन है फॉर फोटो एमिशन टू टेक प्लेस. इज दिस क्लियर? ओके उसके बाद हमने क्या किया कि इंटेंसिटी की एक वैल्यू को यहाँ पे हमने सेट कर दिया. तो मान लो इंटेंसिटी की वैल्यू को मैंने सेट किया I1 पे. ओके एंड इफ यू रिकॉल दिस फोटो सेल or this glass tube, okay, this is emitter and this one is collector. Okay, this is negatively charged and this is positively charged. E for emitter, C for collector. और यहाँ से कौन एंट्री मार रहा है, तो यहाँ से आपका फोटोन एंट्री मारेगा. दिस इज क्लियर फॉर यू ऑल. ओके तो स्टार्टिंग में हमने क्या किया, हम एक हाई पॉजिटिव वोल्टेज से स्टार्ट कर रहे हैं. इंटेंसिटी को हमने एक वैल्यू पे सेट किया, मान लो हमने 10 कैंडेला पे इसको सेट कर दिया. इज दिस क्लियर? अब हम पॉजिटिव वोल्टेज की वैल्यू को धीरे धीरे क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे. तो जब हम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज को कम कर रहे हैं, वी फाउंड ऑलमोस्ट दिस काइंड ऑफ वेरिएशन. ये एक स्ट्रेट वेरिएशन है. जब हम यहाँ पे आ गए तो वोल्टेज कितना बना, जीरो. हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जीरो वोल्टेज पे करंट भी क्या हो जाए, जीरो, लेकिन वैसे नहीं हुआ. ओके इवन एट जीरो वोल्टेज वी फाउंड सम करंट, मतलब अभी भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो इस कलेक्टर की ओर जा रहे हैं. अब हमें सिंपली क्या करना है, इस पोलैरिटी को स्वैप कर देना है. ओके इंटरचेंज करना है. कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं. याद है 4 वे कीज का कनेक्शन मैंने बताया था. तो 4 वे की से आप क्या करो, इसे पॉजिटिव कर दो और इसे नेगेटिव कर दो. अब ये प्लस बना और ये माइनस बना. अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन इसकी ओर जाना चाहता है, लेकिन ये खुद भी तो नेगेटिव हो चुका है. नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन, रिपल्शन. सो धीरे धीरे क्या होता कि करंट की वैल्यू कम 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 होते जाएगी और एक नेगेटिव वोल्टेज पे करंट क्या बन गया, जीरो. उस नेगेटिव वोल्टेज को हम कहेंगे Vs, का मतलब होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो इस स्टॉपिंग पोटेंशियल ने क्या किया, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, जितने भी पावरफुल इलेक्ट्रॉन्स थे, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को इस कलेक्टर की ओर जाने से रोक दिया. दिस इज क्लियर एंड हेंस दिस पोटेंशियल इज नोन एज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल. बात आ रही है समझ में? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे एग्जैक्टली कितनी वैल्यू हमने प्रोवाइड कर दी है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे हमने वैल्यू प्रोवाइड कर दी है EVS, और ये वैल्यू किसके बराबर है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर. ओके सो दिस इज इक्वल्स टू KE max. सो यू कैन ऑल्सो डिजाइन दिस इक्वेशन एज EVS इज इक्वल्स टू KE max को आप लिख सकते हैं हाफ m इंटू वी स्क्वायर, बट दिस इज V max. तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ V max कितना होगा, so this is equals to under root of what, 2 times of EVS divided by what, small m. This is clear? So I found one more formula over here to calculate the velocity or the maximum velocity of electron. समझ में आई बात? ओके अब उन्होंने क्या किया कि इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया बाय चेंजिंग द इंटेंसिटी. अब मान लो हमने इंटेंसिटी को 20 कैंडेला पे सेट किया एंड वी रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट. ओके तो देखते हैं कैसा रिलेशन मिला. देखिए ये फ्लैट लाइन जो है ना, दिस फ्लैट लाइन ओके इज नोन एज अ सैचुरेशन करंट. तो आप देख सकते हैं इंटेंसिटी बढ़ाने से सैचुरेशन करंट बढ़ गया. ओके बट द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स द सेम. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे. इंटेंसिटी ऑफ लाइट आप कितनी भी सेट करो, कम रखो ज़्यादा रखो, ओके द वैल्यू ऑफ Vs वोंट बी अफेक्टेड. दिस इज क्लियर एवरीवन? पक्का समझ में आया? ओके ग्रेट. एंड दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, दिस विल बी हेल्पफुल व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल. ओके अब इसी ग्राफ को हमें और एक तरीके से लर्न करना है. इफेक्ट ऑफ PD फॉर अ फिक्स इंटेंसिटी बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. तो फिर से वाई एक्सिस पे मैं प्लॉट करता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक करंट. ये है हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस और ये है हमारा नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस. ओके पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, एमिटर विल बी नेगेटिव एंड कलेक्टर विल बी पॉजिटिव. ये कैसे करना है वो मैंने 4 वे की से बताया है. यहाँ पे क्या होगा, एमिटर विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड द कलेक्टर विल हैव अ नेगेटिव चार्ज. ओके प्रीवियस में हमने क्या किया था,
एक इंटेंसिटी की वैल्यू को हम सेट कर रहे थे। ओके अब क्या करो, थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट आप इंटेंसिटी की एक फिक्स वैल्यू सेट कर दो यहाँ पे। तो हमने इंटेंसिटी की एक वैल्यू यहाँ पे सेट कर दी है आई। ओके एंड नाउ लेट्स सी व्हाट आई एम डूइंग। आई एम ड्राइंग अ ग्राफ लाइक दिस, a saturation current for what amount of intensity I. Okay, let me draw the curves and then we will put the labeling, तो आपको समझ में आएगा कि exactly हो क्या रहा है। ओके ये है वेरिएशन फॉर अ फ्रीक्वेंसी न्यू 1, ये है वेरिएशन फॉर अ फ्रीक्वेंसी न्यू 2 और ये है वेरिएशन फॉर अ फ्रीक्वेंसी न्यू 3। ओके तो जो हम फोटॉन्स यूज कर रहे थे ना, जिनका एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एच न्यू से। और क्या कंडीशन है बच्चों कि ये एनर्जी किससे ज़्यादा होना ज़रूरी है, वर्क फंक्शन से। सो दिस एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट, वर्क फंक्शन। तो यहाँ पे हमने तीन फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू को सिलेक्ट किया है, न्यू 3, देन न्यू 2 एंड देन न्यू 1। okay such that nu 3 is greater than nu 2, nu 2 is greater than nu 1 and all three are greater than which frequency, threshold। क्यों? then only the emission is possible। अब आप देख सकते हैं कि प्रीवियस में there was only one intercept, लेकिन अब यहाँ पे हमें 3 डिफरेंट इंटरसेप्ट्स मिले हैं। तो ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर सेकंड फ्रीक्वेंसी और ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर थर्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग इन अ नेगेटिव डायरेक्शन। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड नहीं करता है, इंटेंसिटी पे, लेकिन किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रेडिएशन। इज द कंक्लूजन क्लियर? पक्का समझ में आया? दैट्स ग्रेट। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग वेरिएशन है। ओके यहां पे हम y एक्सिस पे प्लॉट करने जा रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs और x एक्सिस पे हम ड्रॉ कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी न्यू। ओके अब ये है हमारी ग्लास ट्यूब, ओके जिसका एक एमिटर प्लेट और कलेक्टर प्लेट है। यू आर गेटिंग? ओके नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट विथ 2 डिफरेंट ग्लास ट्यूब। ओके होगा क्या कि इसमें अगर हमने एक मेटल यूज किया है मेटल 1, तो यहाँ पे मेटल होगा मेटल 2। मतलब जो एमिटर प्लेट है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एमिटर प्लेट, विल बी मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल्स। ओके तो ये मटेरियल है जिसको हमने नाम दिया मेटल 1 और इसके लिए हमने नाम दिया है मेटल 2। ओके तो दोनों का वेरिएशन लीनियर है एंड बोथ आर इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस। ओके ये जो एक्स इंटरसेप्ट है ये है न्यू नॉट 1 और ये है न्यू नॉट 2। न्यू नॉट क्या होता है बच्चों, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट। अब इसको अगर मैं h से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलता है, वर्क फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट मेटल्स विल हैव डिफरेंट वर्क फंक्शन। दिस इज क्लियर, डिफरेंट मेटल्स विल हैव डिफरेंट वर्क फंक्शन। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली भी समझ लेते हैं। सपोज अगर इन लाइंस को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच करें, इफ यू स्ट्रेच देम इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन, okay so you will see that they are intersecting, they are going to intersect, just a minute, okay they are going to intersect the y axis as well। उन्होंने y axis को भी intersect कर दिया है। okay तो ये है intercept, this is the intercept for the first metal and this is the intercept for the second metal। अब ये intercept हमें क्या बताएगा, any idea? just मैथमेटिकली जरा सोचो कि इस इंटरसेप्ट से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट्स द क्वेश्चन। कुछ क्लिक हो रहा है? इफ वी हैव अ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इंटरसेप्ट्स, व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर। ओके तो लेट्स सी व्हाट इज द फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन कहता है कि काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय एच न्यू, ओके प्लस माइनस ऑफ फाई नॉट। सही बात है। काइनेटिक एनर्जी का आज हमने एक रिलेशन देखा कि इट इज गिवन बाय ईवीएस इज इक्वल्स टू व्हाट, एच न्यू प्लस माइनस ऑफ फाई नॉट। ओके अब एलएचएस में मैं सिर्फ वीएस रखता हूँ तो ई को यहाँ पे भगा दो, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एच डिवाइड बाई ई मल्टीप्लाइड बाई न्यू प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस ऑफ फाई नॉट डिवाइड बाई ई। ओके अब हम इसको कंपेयर करते हैं स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के साथ, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ध्यान रखना ये टेक्स्ट बुक में प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया है। तो देखिए y एक्सिस पे हमने क्या प्लॉट किया हुआ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना। ओके x एक्सिस पे हमने क्या प्लॉट की है, फ्रीक्वेंसी है ना। तो m इज रिप्लेस बाय व्हाट, h बाई ई। अब ये m होता क्या है, दिस इज नथिंग बट स्लो।
So slope is denoted by m and here the value of m is what? h over e. और ये c क्या होता है बच्चों? तो c होता है y इंटरसेप्ट दैट इज माइनस फाइव नॉट बाई ई. ओके, तो देखिए दोनों का y इंटरसेप्ट सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है. इसका मतलब दोनों का भी वर्क फंक्शन सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा. तो याद रखना इस y इंटरसेप्ट से आप किसकी वैल्यू ढूंढ सकते हैं? यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन. ओके, एमसीक्यू के तौर पे आ सकता है. ओके, स्लोप ढूंढने का तो आपको तरीका पता है. यहाँ पे एक ट्रायंगल ढूंढो, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स. इससे हमें स्लोप मिलता है और वो स्लोप हमें कौन सा रेशियो प्रोवाइड करेगा? h बाई ई का. ओके, किसी भी लाइन पे आप स्लोप फाइंड आउट करोगे स्लोप विल बी सेम, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दोनों भी लाइंस कैसे है? पैरेलल. और यू हैड ऑलरेडी स्टडीड कि पैरेलल लाइंस का स्लोप कैसे होता है? इक्वल. ओके, सो आई होप you peoples are clear with the circuit diagram as well as the characteristics of photoelectric effect. Great. Okay, now we will move on to the next one, जिसमें हमें डिस्कस करना है कि फेल्यूर ऑफ वेव थियरी टू एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, देखिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम क्या कंसीडर करते हैं कि लाइट जो है वो टुकड़ों में आती है. टुकड़ों में आती है मतलब कौन से फॉर्म में आ रही है? फोटोन के फॉर्म में. ओके, तो वेव थियरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा. ओके, कैसे? वो देख लेते हैं कि वेव थियरी के रिजल्ट्स और हमारे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिजल्ट कैसे डिफर करते हैं. तो सबसे पहला प्रॉब्लम था फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम. सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था? फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम. अब देखते हैं कि वेव थियरी का कहना क्या था. वेव थियरी का कहना ये था कि अगर लाइट की इंटेंसिटी सफिशिएंट हो, ओके, लाइट की इंटेंसिटी क्या हो? सफिशिएंट हो, तो किसी भी फ्रीक्वेंसी पे एमिशन पॉसिबल है. ओके, एमिशन इज पॉसिबल फॉर एनी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. ये किसका कहना था? वेव थियरी का. लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट्स किए तो क्या पता चला कि एमिशन तभी पॉसिबल है जब फ्रीक्वेंसी किससे ज़्यादा हो? थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो. तो यहाँ पे कौन सी थियरी फेल हो गई? वेव थियरी फेल हो गई, क्योंकि वेव थियरी का कहना क्या था कि इंटेंसिटी अगर सफिशिएंट है तो किसी भी फ्रीक्वेंसी पे एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल टेक प्लेस. लेकिन जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो ये पता चला कि फ्रीक्वेंसी हैज़ टू बी ग्रेटर देन व्हाट? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. भले उसकी इंटेंसिटी कितनी भी हो, फर्क नहीं पड़ता. फर्क कब पड़ता है? जब फ्रीक्वेंसी किससे ज़्यादा हो? थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो. दिस इज क्लियर. सो ये फर्स्ट फेल्यूर था वेव थियरी का. सेकेंड फेल्यूर क्या है वो भी देख लेते हैं. टाइम डिले प्रॉब्लम. ओके, तो आई विल रीड्रॉ अ मेटल प्लेट. ओके, दिस इज इलेक्ट्रॉन. हमने एनर्जी सप्लाई की है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? फोटॉन्स. तो ये फोटोन आया और फिर यहाँ से कौन बाहर निकला बच्चों? इलेक्ट्रॉन. ओके, तो यहाँ पे कौन आया? फोटोन. बाहर कौन गया? इलेक्ट्रॉन. ओके, वेव थियरी का कहना ये था कि इन दो प्रोसेस के बीच में, बिटवीन एंट्री ऑफ फोटोन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर विल बी सम टाइम गैप डेल्टा टी, और ये मेजरेबल टाइम गैप होगा. ये किसका कहना था? वेव थियरी का. लेकिन जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो हमने देखा कि ये जो डेल्टा टी है इट टेंड्स टू जीरो, मतलब ये जीरो के बराबर है, क्लोज टू जीरो है. एंड व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस इट इज? डू यू रिमेंबर? इट इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, मतलब टाइम लैग इज ऑलमोस्ट जीरो. तो ये सेकेंड फेल्यूर है किसका? वेव थियरी का. तो वेव थियरी का कहना ये था कि देयर विल बी सर्टेन टाइम लैग, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो पता चला देयर इज नो सच टाइम लैग एंड दिस टाइम लैग टेंड्स टू जीरो. The third problem is the intensity problem. थर्ड प्रॉब्लम क्या था? इंटेंसिटी प्रॉब्लम. अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझने की कोशिश करना. देखिए लाइट की इंटेंसिटी जो होती है ना, वो उसके एम्पलीट्यूड को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. कैसे प्रोपोर्शनल होती है? डायरेक्टली. इज दिस क्लियर? ओके, और इसका जो एम्पलीट्यूड है उसे मैंने डिनोट किया ई नॉट से. तो ये ई नॉट के स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं तो लाइट का जो एम्पलीट्यूड है वो भी बढ़ जाएगा. ये रिलेशन समझा? अब सेकेंड रिलेशन क्या है कि देखिए फोर्स एक्सर्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय एफ इंटू ई नॉट. ओके, एफ इज इक्वल्स टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता है तो अल्टीमेटली क्या बढ़ेगा? फोर्स. लेकिन मुझे बच्चों बताना कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन. तो फोर्स का बढ़ना मतलब एक्चुअल में कौन बढ़ रहा है? एक्सेलरेशन. फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, शायद कंफ्यूज हो गए होंगे. लाइट की इंटेंसिटी उसके एम्पलीट्यूड को कैसे प्रोपोर्शन है? स्क्वायर. तो अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा.
एम्पलीट्यूड बढ़ने से ओके फोर्स ऑन द चार्ज विल ऑल्सो इंक्रीज, और फोर्स बढ़ने से अल्टीमेटली कौन इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन। यू आर गेटिंग। और अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है तो अल्टीमेटली क्या इंक्रीज होने वाली है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। एक्सेलरेशन बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, और वेलोसिटी बढ़ने से कौन बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी। इज दिस क्लियर? ओके, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ कि अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं तो कौन बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी। यू आर गेटिंग? ओके, सो वेव थ्योरी का कहना यह था कि अगर आप लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज। ये किसका कहना है, ये कहना है वेव थ्योरी का। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स में हमने देखा कि इंटेंसिटी को आप इंक्रीज करो या इंटेंसिटी को आप डिक्रीज करो, द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स द सेम। ओके, तो यहां पे भी वेव थियरी फेल हो गई। ओके, सो 3 एस्पेक्ट्स में वेव थियरी फेल हो चुकी थी। ओके, फर्स्ट एस्पेक्ट था फ्रीक्वेंसी, सेकेंड था टाइम डिले, एंड थर्ड था इंटेंसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम। Is this clear everyone? Okay, so in today's session what we discussed, we discussed the characteristics of photoelectric effect, उसका सर्किट डायग्राम हमने देखा, फिर हमने उसके ग्राफ्स देखे, एंड देन वी डिस्कस द फेल्यूर ऑफ वेव थियरी ऑफ लाइट। होप all the points are clear for you all. Thank you.